तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। 9th मई के रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल आप तेजी के साथ फोकस्ड हैं अपने एसएसबी की प्रिपरेशन को लेकर के। साथ ही डेट्स भी आपके जहन में चल रही कि आखिर सर डेट अलॉटमेंट हमारे लिए क्या रहेगा। तो जैसे आपको पता है कि एयरफोर्स का आपकी जुलाई के 3rd वीक से शेड्यूल शुरू हो जाएंगे, बट क्रमशः इसी तरह के अगस्त में भी डेट होंगी, सितंबर में भी डेट होंगी। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये सोचते हैं कि सर एनडीए का एग्जाम 1 सितंबर को डन हो जाए, फिर उसके बाद हम फोकस तरीके से एसएसबी के लिए जाएंगे सर और बढ़िया से वहाँ परफॉर्म करेंगे। पहली 15 में से फॉर्म भी आ गया एनडीए सेकंड का, आप सब उसकी फॉर्म फिलिंग में भी बिजी हैं। बट इन सब के बीच जो सबसे अहम है कि अगर आपने रिटन क्वालिफाई किया है, आखिर इंतजार आप किस बात का कर रहे हैं और एग्जैक्टली इस समय में कैसे खुद को बेहतर बनाना है और कैसे इस बार श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लेना है एनडीए में। आज उसी के डिस्कशन को लेकर मेरे साथ फिर से हैं यहाँ पर कैप्टन एसके सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड एग्जैक्टली सर, एनडीए को लेकर के एक अलग तरह की ऊर्जा कैंडिडेट्स में है सर। और जैसे हम कहते हैं कि 10+2 का जो कैंडिडेट है और स्पेशली एनडीए एंट्री का कमाल की ऊर्जा है उसके अंदर सर। बट इस ऊर्जा को सही दिशा में इस समय ले जाना बहुत जरूरी है। जायज बात है सर जी। दिशा सही होनी चाहिए। मेहनत तभी आपकी कारगर सिद्ध होगी जब दिशा सही है। अभी इन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि 9 मई को इनको ये तो तय हो गया कि अब आपको एसएसबी में जाना है। अब कोई ऐसा डेट सिलेक्शन लिंक और ऐसी कोई चीज़ तो रह नहीं गई। एसएसबी इज सेम एवरीवेयर। राइट। कहीं किसी भी बोर्ड में चले जाएंगे एसएसबी तो प्रोसेस सेम ही रहने वाली है। राइट सर। उस प्रोसेस से आप जल्दी अवगत हो जाएं, जल्दी उस पर तैयारी कर ले जाएं, वो उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। राइट। है ना। ये डेट सिलेक्शन लिंक तक बैठे रह जाएंगे तब फिर तो दिक्कत है। फिर तो आपने जो मेहनत की है वो फिर आपके काम नहीं आएगी। और सर वो बड़ी मेहनत है। 7 लाख कैंडिडेट में सर मात्र 7028 कैंडिडेट का स्पेस बनाना सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर मजे की बात देखिए सौरभ सर, जब ये एकेडमिक्स में आते हैं 90% जी यूपीएससी का रिटन पास करके आ रहे हो, मतलब दिमाग बहुत अच्छा है आपका। जी। लेकिन जब व्यक्तित्व के परीक्षण में आते हैं तो आप 40% सही नहीं उतरते हैं। नहीं उतरते। अगर वहां 40% बना ले जाओ तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और एनडीए की अहमियत को इनको समझना चाहिए कि एनडीए इज वन फाइनेस्ट एकेडमी। 1990 के बाद जितने चीफ सर तीनों फोर्सेस के लिए आए हैं, राइट सर, वो सारे के सारे एनडीए एलुमनाइज हैं। राइट सर। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसकी अहमियत को समझिए और उसके हिसाब से मेहनत करिए। आप ये दिमाग में रखते हैं कि सर हम ऐसे हैं तो काम चल जाएगा। अरे हम ऐसे हैं ठीक है, मगर ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए अगर वो हमारी समझ में आ जाए तो हम मेहनत करके भी तो वैसे हो सकते हैं। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर कि जैसे आजकल थोड़ा डिजिटल का टाइम है, ऑनलाइन के एक्सपोजर, ऑफलाइन एक्सपोजर, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे फेक रिजल्ट्स भी दिखाए जाते हैं इस देश के अंदर, जो कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज करता है एक गलत दिशा में भी जाने के लिए। एग्जैक्टली। और डिजिटली ये बहुत सारी चीज़ों को अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है सर कि वहाँ कोई भी एक्स बोर्ड मेंबर नहीं गाइड कर रहा है सर, कोई भी आर्म फोर्स ऑफिसर नहीं गाइड कर रहा है, बल्कि वो लोग गाइड करने आ रहे हैं जो लाइफ में फेल है और उनकी गाइडेंस पे कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर रहे हैं, उस गाइडेंस को ले रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये मिसगाइड और कंफ्यूज है सर। इस पॉइंट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर एक ही चीज़ बहुत क्लियर मैं कहूँ आपसे, गाइडेंस कम हुआ है, मिसगाइडेंस ज़्यादा हुआ। राइट है ना। क्योंकि 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, पता चला कि खुद ही का अपना गाइडेंस शुरू कर दिया। और उसके बाद ये बच्चे, अगर एनडीए का मतलब अगर कोई बच्चा एसएसबी में जाना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए लाइफ में, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। डिजिटली आप कितना कर सकते हैं अपने स्टैटिक बिहेवियर के लिए, आप ठीक है डिजिटल आप साइकोलॉजी टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू आप ऑनलाइन दे सकते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि पहली स्टेज होने वाली है, उसके लिए ऑनलाइन काम नहीं आएगा। डायनेमिक बिहेवियर, जब आपका जीटीओ प्रोसेस, आपका ऑनलाइन प्रोसेस ज़्यादा काम नहीं आता है, उसके लिए आपको ग्राउंड पर आकर के मेहनत करनी होती है। क्योंकि ग्रुप बिहेवियर, आप जब ग्रुप के अंदर हैं ही नहीं, डिजिटली सर 1 to 1 आप बात कर रहे हैं किसी से, है ना। अगर वो कैंडिडेट के ऊपर तभी काम आएगा। ऐसा नहीं कि डिजिटल से हमारे सिलेक्शंस नहीं आते हैं या लोग नहीं करते हैं, मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन क्लास किसके लिए फायदेमंद है? जिस बच्चे का गेम्स एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा हो, आउटसाइड बुक उसकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छी है, केयरिंग है, कंसर्न है, फ्रेंड सर्कल अच्छा है, पढ़ाई में ठीक है, जब इतनी सारी चीज़ें वो करता है अपने आप को, मतलब ही इज ट्राइंग टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट,
तब तो ये एक बात आई कि ऑनलाइन कर लिया तो ठीक है, जैसे हमारे यहाँ श्रेया मान ने किया राइट था, सर, है ना। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर बहुत ऑनलाइन, सारे कैंडिडेट्स हैं। बट उसमें भी सर ये था ना कि दो प्लेटफॉर्म, एक है यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म और एक है प्राइवेट एमकेसी लर्निंग का प्लेटफॉर्म। इसमें भी सर बड़ा अंतर है। जब आप प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे आते हैं ऑनलाइन के, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बट सर प्रश्न अभी भी यही कि जैसे हम लोगों ने एक 90 डेज प्रोजेक्शन बनाया, बच्चों को शायद ये टाइम बड़ा लगता है। देखिए शेड्यूल तो हम 14 डेज 1 मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं, बट 90 डेज देने का उद्देश्य यही था कि हर फीडबैक, जैसे अभी आपने एक जिक्र किया कि हम साइकोलॉजी टेस्ट दे सकते हैं, वेरी गुड, आप साइकोलॉजी टेस्ट दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट उस साइकोलॉजी टेस्ट के बाद जो आपका परफॉर्मेंस है आपकी डोजियर का, वो फीडबैक कहाँ से आपको मिलेगा? सौरभ सर देखिए, दो चीज़ें आ गई इसमें। इनको ये समझना होगा, एक तो होती है असेसमेंट प्रोसेस, एक होती है डेवलपमेंट प्रोसेस। राइट। कोचिंग इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोग्राम। राइट। अगर आप असेसमेंट कराना चाहते हैं तो असेसमेंट कहीं से एक बार में हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि ये आप सही हैं या गलत हैं, या आप अभी फिट हैं नहीं फिट हैं। ये तो आपकी बात आ गई कि आप ने असेसमेंट करा लिया। असेसमेंट कराने से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ आएगा? मान लीजिए जो कमी आई है आपके अंदर, उसको आप पूरा कैसे करेंगे? ये पूरा करना भी तो किसी को बताना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे मान लीजिए हेजिटेंट हो, तो हेजिटेंट के लिए क्या एक्सरसाइज वो करा रहे हैं, क्या चीजें हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। भाई एसएसबी बोर्ड अपने आप में एक असेसमेंट टेस्ट है, जहां आप जाते हैं असेसमेंट टेस्ट, असेसमेंट करानी है तो आप एसएसबी में कराओ जाकर। बट डेवलपमेंट प्रोसेस पे काम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सर 90 डेज प्लान है क्या कोर, क्योंकि हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं, और बच्चों को कैसे बेनिफिशियल है कि स्पेशली 10+2 सर, दो चीजों की बड़ी कमी सर। पहला, जनरल अवेयरनेस में सर ये बहुत कमजोर है, एग्जैक्टली इन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में क्या स्थितियां हैं और भारत उनमें कहाँ स्टैंड कर रहा है, पहली चीज सर। दूसरा सर प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, नॉट ओनली इन एक्सप्रेशन सर, इवन इन राइटिंग टू। साइकोलॉजी में आपको खुद को प्रेजेंट करना है, आप लिखना ही नहीं जानते तो आप प्रेजेंट क्या करेंगे? पीपीडीटी में सर दोनों ही फेज हैं, राइटिंग भी और एक्सप्रेशन भी। इंटरव्यू एक्सप्रेशन पे बेस्ड है, इवन जीटीओ में भी अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं है, जीपी में भी आप अच्छा नहीं कर सकते, राइटिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा रोल है सर। तो एग्जैक्टली 3 महीने कैसे इनको हेल्प करेगा इस पूरे प्रोसेस के लिए? सर वन थिंग इज टू जनरेट देयर इंटरेस्ट इन जनरल अवेयरनेस। अब देखिए जनरल अवेयरनेस का मतलब इनको कितना पता चला। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। 2 दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, है ना। उनके साथ उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे। इन बच्चों ने, ज्यादातर लोगों ने सिर्फ उतनी न्यूज सुन ली और बस कहानी खत्म हो गई। अब इनको पीछे ये देखना चाहिए था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत वो कंडोलेंस भेजा। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ईरान पहुंच गए। राइट। क्यों? आखिर ऐसा हुआ क्या? ईरान, इजराइल का दोस्त है भारत बहुत अच्छा। ईरान और इजराइल में बन नहीं रही थी वॉर सिचुएशन, और उसमें इंडिया ईरान के अगेंस्ट नहीं गया, इंडिया इजराइल के फेवर में नहीं गया, इंडिया न्यूट्रल रहा। लेकिन जहां ईरान में ये हादसा होता है वहां पर हम वहां पहुंच जाते हैं। तो व्हाट इट शोज कि हमारा मिडिल एशिया में क्या होल्ड होने वाला है। ईरान जिसका बहुत बड़ा होल्ड माना जाता था मिडिल एशिया में, राइट। तो थोड़ा सा फिर ईरान के बारे में इनको पढ़ाना पड़ेगा कि ईरान में क्या पॉलिसीज हैं, हमारे और उनके बीच के बातचीत के क्या एजेंडाज रहे हैं, हमारे रिलेशन कब शुरू हुए हैं, कितने बिगड़े कितने अच्छे थे, है ना। तो ये जो चाबहार पोर्ट है, ये क्या वो हो सकता है आगे चल करके, क्या फायदे हो गए भारत के लिए। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, और इसके लिए इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सिलेबस बना लेते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे सर ये पढ़ाई 12th तक करते हैं, इनको लगता है ये किताब खत्म कर दो, इसमें से नंबर मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस इज पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, तो उसको इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है, और वो पहली चीज इनके अंदर जो बनाई जाती है। बिकॉज एवरी डे वी डिस्कस अ न्यूज। क्लास में गए, हाँ जी टेल मी 5 न्यूज 2 न्यूज, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देन दे themselves start finding reasons behind that कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों एक चीज है ना। दूसरा सर, इनके कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, कम्युनिकेशन को इनको फिर से ध्यान से समझना होगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश, बट इफ इट इज नॉट कंफर्टेबल लैंग्वेज, आपकी कंफर्टेबिलिटी नहीं झलक रही है उसके साथ, तो ये किसी काम नहीं आएगी। एग्जैक्टली। कंफर्टेबिलिटी के लिए सर 100% में से 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब आधे से ज्यादा वहां चला गया। अगर ये मान लीजिए हेजिटेंट हैं, स्ट्रेस्ड इंग्लिश बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, जैसा आपने कहा कि इंटरव्यू में भी देखा जाएगा
है ना, पीपीडीटी में नरेशन के दौरान हर देखा दौरान। गया है। तो आपकी जो शारीरिक भाषा है अगर वो 55% है तो आप पहले दिन बाहर जा रहे हैं। एग्जैक्टली। आप डर डर के अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं ना नाम के लिए, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अंग्रेजी बोल रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है सर कि जैसे ये यूपीएससी क्रैक किए हैं तो दे नो वेरी वेल सर कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट पे कमांड था, तभी आपने यूपीएससी क्रैक किया। आपका कॉन्सेप्ट पे कमांड ना होता, आप ऊपर ऊपर से मैनेज किए होते तो आप यूपीएससी नहीं निकाल पाते, जो कि 99% नहीं निकाल पाए एग्जैक्टली। जो 7 लाख में से कह लीजिए आप 6,93,000 नहीं क्वालिफाई किए हैं, उसका रीजन यही है। नाउ वी टॉक अबाउट द एसएसबी पार्ट सर, तो यहाँ पे भी ऊपर ऊपर से मैनेजिंग नहीं चलेगा, आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने भी ईरान का ही मुद्दा उठाया, एग्जैक्टली इनको इतना ही पता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, वो मर गए हैं, अब इससे भारत क्या एक्शन में है, क्या क्या चीजें हमारे उनके साथ रिलेशन है, एक जब तक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है एग्जैक्टली जो चाहिए होता है। और आपने बड़ी अच्छी बात सर लैंग्वेज को भी लेके कही कि लैंग्वेज भी इनके लिए ऐसी है जैसे कि कोटा है और इन्होंने बोल के खत्म कर दिया। दिस इज नॉट अ वे, आपको उस भाषा में अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका अच्छा सा कमांड नहीं होगा उस लैंग्वेज में तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। और सर 90 डेज प्लान का सबसे बड़ा बेस यही है कि हम वाकई में इनकी कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी पे काम करना चाहते हैं सर, और हमें समय चाहिए आपकी बार बार फीडबैक देने की, चाहे वो साइकोलॉजी का डोजियर हो, इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यूज़ की फीडबैक हो, जीटीओ की फीडबैक हो, स्क्रीनिंग की फीडबैक हो, और उन फीडबैक पे हमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना है। 90 डेज प्लान का एग्जैक्टली उद्देश्य है। तो आज के डिस्कशन का सर कोर यही था कि दे रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइम। इनको वैल्यू इस बात की समझनी पड़ेगी सर। देखिए 90 दिन का प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि उतने दिन में बदलाव आता है आपके अंदर। बदलाव के लिए उतना समय चाहिए, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे सर। और इनको ये एहसास करना पड़ेगा, ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं करने की कोशिश करें। जब ये स्टोरी लिखते हैं, अनलेस यू आर नॉट अ हैप्पी पर्सन, जब तक आप खुश नहीं हो, आपकी आत्मा में दुख है, चेहरे पे दुख झलक रहा है, कहानी में पॉजिटिविटी कहां से आ जाएगी? कहां से आएगी? आप डरे हुए हैं, आप डर डर के हर काम कर रहे हो। तो फिर ये जो आप सहूलियत के साथ काम करना होता है ना, जैसे ये काम आप ही का काम है, आप कर ले जाते हो, इसके लिए आप अलग स्ट्रेस नहीं लेते हो। और यही रियल टेस्ट है सर, यही रियल पर्सनालिटी का। तो आप अपनी रियल पर्सनालिटी जब दिखाई नहीं पाए उस टेस्ट में जाकर के, हाँ उसके कारण बड़े सिंपल है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं अच्छी सर और इनको अवेयरनेस नहीं है सर। सर ये जवाब ढूंढते हैं एग्जैक्टली। ये पूछा जाएगा तो क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, ये भी तो देखो ना। बिल्कुल। फिर ये क्या लिखा जाएगा, ये सब चीजों का जवाब ढूंढते हैं सर। इनको एक चीज और समझनी होगी, ओवरऑल द पर्पस ऑफ सिलेक्शन बोर्ड इज टू फाइंड आउट योर पर्सनैलिटी। एंड दीज टू थिंग्स लाइक योर OLQs, जो 15 OLQs हैं, these are working as a tool to find out your personality। और जो पीछे आपके टेस्टिंग प्रोसेस है, ये टेस्ट टूल्स के तरीके से काम कर रहे हैं ताकि आपके अंदर से वो OLQs देखा जाए। राइट। ओवरऑल पर्पस तो इनकी पर्पस वही है। टेस्ट टूल्स का काम कर रहे हैं ताकि OLQs निकले, OLQs टूल्स का काम कर रही हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी पता चले। तो ओवरऑल यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर एवरीडे लाइफ। एग्जैक्टली। और उसके लिए टाइम है, तो बिल्कुल आइए। और 100% अगर आपका सोच है कि इस बार रिकमेंडेशन लेना है, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा समय दीजिए ऑनेस्टली, और वो समय देंगे तो हम आपको निराश नहीं होने देंगे और एग्जैक्टली आपको रेकमेंड कराएंगे। और 100% मैंने श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच का नाम भी इसे दिया है, तो आप जल्द से जल्द जुड़िए और बेहतर करिए। बहुत सारी बातें सर खत्म नहीं होंगी, हम जब डिस्कशन करते हैं विल अवेयर अबाउट। कैसा आपको ये सारे वीडियोस लगते हैं और कंटेंट कैसा लगता है, क्या वाकई में कुछ सीखते हैं, इस बात को कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए। और जितने भी हमारे NDA क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, उन्हें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और एग्जैक्टली हमारे साथ वो जुड़ करके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर भी बढ़ सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जय हिंद।